Hello everyone, my name is Jyoti Malik. I'm a UGC NET qualified and qualified post accountant. लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ कैपिटल बस्टिंग और इम्पोर्टेंस किए थे. आज हम टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग करेंगे. टेक्निक डिस्कस करने से पहले मैं आपको कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग एक बार फिर से बता रही हूँ. देखिए, कैपिटल बस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है. जब बिज़नेस को या फर्म को इन्वेस्ट करना होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स में, लाइक लॉन्ग टर्म एसेट्स कौन सी होती है, जैसे फिक्स एसेट्स हैं. फिक्स एसेट्स जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है. ये सब जो एसेट्स होती हैं ये फिक्स एसेट्स होती हैं. और ये एसेट्स जो होती हैं ये लंबे टाइम तक बिज़नेस में रखने के लिए होती हैं. ये रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं होती हैं. और इनसे जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो 1 साल से ज़्यादा के लिए एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि फ्यूचर में जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर्स होंगे. तो जो फिक्स एसेट्स से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहा जाता है. टेक्निक्स क्या क्या हैं कैपिटल बस्टिंग की? फर्स्ट होती है अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया. दूसरा होता है कैश फ्लो. अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया के अंदर एक मेथड आता है जिसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड. कैश फ्लो क्राइटेरिया, इसके अंदर एक होता है पे बैक पीरियड मेथड और दूसरा होता है जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर आते हैं. इसके अंदर 3 मेथड होते हैं. एक होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी और तीसरा होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इस वीडियो में, इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम 2 ही मेथड करेंगे. एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड और दूसरा है जो कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड है, पे बैक पीरियड मेथड. इनसे रिलेटेड एडवांटेज, इनका मीनिंग क्या होता है, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड. इस मेथड को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहा जाता है. ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है बजाय कि कैश फ्लो के बेस पे. एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैसे निकलता है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट लेंगे हम आफ्टर टैक्सेस. वो एग्जांपल, आपने 4 साल का आपको कैपिटल बस्टिंग के लिए आपको 4 साल के लिए आपको 4 साल के लिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है और ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है. तो आप 4 साल के एवरेज एनुअल प्रॉफिट लेंगे जो कि टैक्सेस के बाद होंगे, उसको डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ. एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कौन से होते हैं? टोटल ऑफ आफ्टर टैक्स अब प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स. मतलब ये कि प्रॉफिट लेंगे, टोटल प्रॉफिट लेंगे जो कि आफ्टर टैक्स होगा और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ. एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो भी हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की है, जो शुरू में इन्वेस्टमेंट की है, प्लस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. साल्वेज वैल्यू क्या होती है? हमारी रेजिडुअल वैल्यू होती है. तो ये होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड कैलकुलेट किया जाता है तो उसको कंपेयर किया जाता है प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न के साथ. प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न वो होती है जो पहले से डिसाइडेड होती है मैनेजमेंट के थ्रू कि इतनी तो रेट, इतना तो हमें प्रोजेक्ट से बेनिफिट हो ही जाएगा. अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से प्री डिटरमाइंड रेट से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है. लेकिन अगर एक्चुअल रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हायर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. मतलब ये कि अगर प्री डिटरमाइंड रेट से ज़्यादा हमारे रिटर्न्स हैं तो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कंसिडरेशन के होते हैं, अंडर होते हैं, और जो प्रोजेक्ट जो हायर अकाउंटिंग रेट ऑफ या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देता है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा. नेक्स्ट होता है एडवांटेजेस. इस मेथड के एडवांटेजेस क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो मेथड होता है वो सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, यूज़ करने में सिंपल होता है. जबकि क्योंकि ये जो होता है ये एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होता है, जबकि जो अदर मेथड है वो कैश फ्लो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं और उनके अंदर टेडियस कैलकुलेशंस होती हैं. मतलब है कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उनको समझना मुश्किल है. दूसरा होता है एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट कंसिडर्ड. इसके अंदर प्रोजेक्ट की एंटायर लाइफ, मतलब कि फॉर एग्जांपल 10 साल का, हमें 10 साल की प्रोजेक्ट की लाइफ है तो 10 साल के जो भी हैं टोटल प्रॉफिट ले जाएंगे जो कि टैक्सेस के बाद है, वो कैलकुलेट करके हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं. दूसरा होता है डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस में ये है, एक तो ये है कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को कंसिडर करता है रेदर देन कैश इनफ्लोज. देखिए, इसकी जो मेन शॉर्टकमिंग है, मेन जो लिमिटेशंस है वो यही है कि ये अकाउंटिंग इनकम को मानता है बजाय कि कैश इनफ्लोज को जो कि प्रोजेक्ट से रिसीव होते हैं. कैश प्रॉफिट जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं दैन अकाउंटिंग इनकम.
क्योंकि जो कैश प्रॉफिट है उनको री इन्वेस्ट किया जा सकता है बिफोर द ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकेंड होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी नॉट कंसिडर्ड। जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं की जाती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हर साल मनी की जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है जो है उसको कंसिडर नहीं करता है, ये इसकी शॉर्ट कमिंग है। नेक्स्ट होता है डिफ़िकल्ट टू फिक्स ए प्रीडिटरमाइंड रेट। इस मेथड को ये डिफ़िकल्ट इसलिए भी है क्योंकि प्रीडिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न एवरेज जो प्रोजेक्ट की होती है वो निकालना मुश्किल होता है, जिसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के साथ कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट होता है साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये क्या है कि साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, अलग अलग प्रोजेक्ट की फॉर एग्जांपल अलग अलग इन्वेस्टमेंट की है, तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं और कई बार क्या होता है कि सेम अकाउंटिंग रिटर्न्स आ जाती है। मतलब ये कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एक में 10,000 रुपये लगे हुए हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में और एक में 15,000 रुपये लगे हुए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जब उनको compete करते हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो सेम आ जाती है। तो इससे डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट है इस सिचुएशन में जो एवरेज मेथड रेट ऑफ रिटर्न मेथड है वो सही मेथड नहीं होता है, और एवरेज किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है ये भी सही नहीं, ये भी नहीं सॉल्व हो पाता है। नेक्स्ट होता है सेकंड मेथड, पे बैक पीरियड मेथड। देखिए पे बैक पीरियड मेथड जो है वो सिंपल होता है, मोस्टली वाइडली यूज होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अप्रेज करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए होता है। इस मेथड के अंदर इस मेथड के अंदर जो भी नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लगा लीजिए हमने 50,000 रुपये की, तो हम ये देखते हैं कि हर साल कितने एनुअल प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और फिर ये देखा जाता है जितने ही प्रॉफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 हमें प्रॉफिट हो रहे हैं और 50,000 हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, तो मतलब ये कि 5 साल के अंदर हमारा पे बैक पीरियड हो जाएगा, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ओरिजिनली हमें रिकवर्ड हो जाएगी। तो पे बैक पीरियड मेथड वो होता है जिसके अंदर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को रिकवर किया जाता है और जितने टाइम में वो रिकवर होती है उसको पे बैक पीरियड बोलते हैं। एक्चुअल पे बैक पीरियड जो कैलकुलेट किया जाता है वो इस मेथड, इसके अंदर प्रीडिटरमाइन पे बैक पीरियड जो होता है वो फिक्स होता है मैनेजमेंट के थ्रू, इसके अंदर कि मैक्सिमम इतने दिन में तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कवर हो ही जाएगी। अगर एक्चुअल पे बैक पीरियड है, फॉर एग्जांपल एक्चुअल पे बैक पीरियड अगर उससे कम आता है तो डेफिनेटली हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि 10 सालों में पैसा कवर हो जाएगा, लेकिन अगर पैसा कवर करता है 8 साल में ही हो जाता है, तो जिसका लेस है मतलब जल्दी पैसा रिकवर हुआ, जो जल्दी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है जो वो रिकवर हुई है, तो इससे क्या होगा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर लिया जाएगा। इसको दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है फर्स्ट मेथड, जिसके अंदर इस फर्स्ट मेथड को अडॉप्ट जब किया जाता है जब प्रोजेक्ट क्या होता है वो इक्वल कैश इनफ्लो हर साल देता है, मतलब हर साल 10,000 रुपये, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो हर साल 10,000 दे रहा है, तो इससे इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो डिवाइड कर दी जाती है कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो से। फॉर एग्जांपल हमारी 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट थी और हमें 10,000 हर साल एनुअल कैश फ्लो हो रहा है, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है और जितना भी कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो है उससे डिवाइड कर देंगे। तो जैसा कि इसमें एग्जांपल में बताया है कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट की वो 60,000 रुपये है, लेकिन जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो 12,000 रुपये और 8 साल के लिए, तो पे बैक पीरियड कितना होगा 60,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इक्वल टू 5,000। सेकेंड मेथड होता है ये मेथड जब अडॉप्ट किया जाता है जो प्रोजेक्ट जो है कैश इनफ्लो इक्वल नहीं दे रहा है, अनइक्वल होते हैं, तो इस मेथड में क्या होता है पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया जाता है, जितना भी कैश इनफ्लो हर साल है उसको ऐड किया जाता है और जब तक वो कंप्लीट होता है, जिस साल तक ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कवर होती है तब तक जिस साल भी वो इन्वेस्टमेंट कवर हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, वहाँ तक हमारा पे बैक पीरियड होता है। एवरेज एडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड क्या क्या है? एक तो सिंपल होता है, ये जो सिग्निफिकेंट मेरिट क्या है इस मेथड की कि ये सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू कैलकुलेट है। सेकेंड होता है अप्रोप्रिएट फॉर फर्म सफरिंग फ्रॉम लिक्विडिटी।
ये मेथड अप्रोप्रिएट है उनके लिए, अच्छा है उन फर्म्स के लिए जो सफ़र कर रही हैं लिक्विड, जो कैश के शॉर्टेज से सफ़र कर रही हैं, क्योंकि इसके अंदर क्विक ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। थर्ड होता है अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ अनसर्टेन कंडीशन। ये मेथड स्टेबल तब होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है, पॉलिटिशियल अनस्टेबिलिटी होती है, तो उस केस में स्पीडी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को जितना जल्दी रिकवर किया जा सके उतना ही अच्छा है। इसलिए ये, और इसका जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करना है। नेक्स्ट होता है इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट टर्म अर्निंग। जो ये मेथड है ये बेनिफिशियल इसलिए फर्म के लिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म अर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा एम्फेसाइज करता है बजाय कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। और सुपीरियर टू AR मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड से सुपीरियर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कैश फ्लो एनालिसिस पे है। वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड था, ये कैश फ्लो एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। और इसके अंदर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है, इसके अंदर अगर ARR है और दो प्रोजेक्ट की इक्वल है तो पे बैक पीरियड अप्रोच शो करती है कि प्रोजेक्ट जिसका शॉर्टर पे पीरियड होगा उसको प्रेफर किया जाएगा, और अदरवाइज इट रिफंड्स कैपिटल आउटले। नेक्स्ट होता है डिसएडवांटेजेस। कैश जो फ्लो होता है आफ्टर पे बैक पीरियड, इसकी मेजर डिसएडवांटेज ये है कि जिस साल तक हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर होती है उस साल तक हम अर्निंग पे ध्यान देते हैं, उसके बाद का जो पे बैक पीरियड है, उसके बाद का जो कैश फ्लो है हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। सेकेंड होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसकी सेकेंडली इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। ये ट्रीट करता है ₹1 रिसीव्ड हुआ है सेकेंड और थर्ड ईयर एज वैल्यूएबल ₹1 रिसीव्ड इन द फर्स्ट ईयर। ये क्या है कि जो रुपया पहले साल में और जो रुपया दूसरे और तीसरे साल में मिला है उनकी इक्वल वैल्यू समझता है, जबकि जो वैल्यू होती है चेंज होती है। नेक्स्ट होता है इट डज नॉट गिव द एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन इन केस ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट। अगर पे बैक पीरियड है 4 साल का है और मेथड डज नॉट, ये मेथड है कभी भी आंसर नहीं करता है कि किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स ए मिनिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड। इन्होंने क्या कहा है कि एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन नहीं दे पाता सिंगल प्रोजेक्ट के केस में। उसके बाद क्योंकि ये कंपैरिजन करता है, अगर एक प्रोजेक्ट है 8 साल में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक 4 साल में कर रहा है, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट अगर है तो हम उसमें कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट होता है ये इग्नोर करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना तो अर्न हो ही जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसिडरेशन नहीं करता है ये। नेक्स्ट होता है इट इग्नोर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जो मेथड होता है ये एम्फेसाइज करता है लिक्विडिटी पे कि जल्दी से हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए। लेकिन अगर पे बैक पीरियड अडॉप्ट किया है तो मेन क्राइटेरिया प्रोजेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए। प्रोजेक्ट सिलेक्शन है तो ये प्रायोरिटी उसको देता है प्रॉफिटेबिलिटी को जिसके अंदर जल्दी री इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट को ये रिजेक्ट भी कर सकता है। इसका जो मेन पर्पज़ है ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पे एम्फेसाइज करता है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे एम्फेसाइज नहीं करता है। तो ये थे हमारे 2 मेथड कैपिटल बस्टिंग के। फर्स्ट होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड और सेकंड होता है पे बैक पीरियड मेथड। देखिए मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन वो डिसीजन होता है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है कि किस एसेट में इन्वेस्ट करना है, और ये जो डिसीजन होता है ये बहुत सोच समझ कर लिया जाता है क्योंकि ये इरिवर्सिबल डिसीजन होता है और बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके अंदर लगते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है उसमें 2 तरह के मतलब टेक्निक्स होते हैं। एक होती है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो कि अकाउंटिंग इनकम के ऊपर बेस्ड होती है, और दूसरी होती है पे बैक पीरियड मेथड। और कुछ 3 मेथड होते हैं जैसे NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, और एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है। ये जो मेथड्स होते हैं ये होते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर के ऊपर। तो इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर हमने दो मेथड डिस्कस किए। एक होता है पे बैक पीरियड मेथड, एक होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड वो होता है जिसमें हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं बजाय कि कैश इनफ्लो या आउटफ्लो के। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसिडर किया जाता है, आफ्टर टैक्सेस किया जाता है, और उसके बाद ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल अकाउंटिंग प्रॉफिट्स लिए जाते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट ली जाती है और मल्टीप्लाई बाय 100।
दूसरा टॉपिक होता है पे बैक पीरियड मेथड। दूसरा मेथड जो होता है वो पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड का जो मेन एम होता है वो ये कि ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट है हमारी वो कितने साल में कवर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 प्रोजेक्ट हैं हमारे पास, एक प्रोजेक्ट है 5 साल में कवर कर रहा है, दूसरा है वो 4 साल में कवर कर रहा है इन्वेस्टमेंट को। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को जो 4 साल में कवर कर रहा है, रिकवरी कर रहा है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इसका पे बैक पीरियड कम है। तो ये था हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। नेक्स्ट टॉपिक आप सुजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। आप जो टॉपिक सुजेस्ट करेंगे डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसको लेके आऊँ, और इसके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, बचे हुए जो मेथड्स हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल, and thank you so much.